नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएससीबी क्लास 12 मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन अगस्त 2020। तो आज के पेपर में स्पेशली पार्ट ए के 50 एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, बिकॉज आई थिंक पार्ट बी जो है ना, उसमें बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। बिकॉज एक तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस होते हैं, एंड सेकेंड थिंग इज टाइम इनफ होता है 2 आवर्स। तो बहुत आराम से पार्ट बी के साथ डील किया जा सकता है। बट द मोस्ट चैलेंजिंग पोर्शन ऑफ द पेपर इज पार्ट ए। रीजन ये है कि क्वेश्चंस तो उसमें भी सिंपल होते हैं, बट 50 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स। तो 1 आवर में 50 क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ट्रिक्स को यूज करके बहुत जल्दी से क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है। साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट का एग्जाम है आपके पास पार्ट ए में, तो अनवांटेड कैलकुलेशन को अवॉइड करके बहुत जल्दी से आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। एंड प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको पैटर्न पता चलेगा, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो आप उस तरीके से अपने प्रिपरेशन को फोकस्ड कर सकते हैं। तो ऐसे और पेपर्स अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे पेपर्स सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्यूशन देख पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो के बारे में ये है कि अगर आप गुडसेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिकॉज दोनों एग्जाम का फॉर्मेट सेम है, एक ही बोर्ड जीएससीबी बोर्ड दोनों एग्जाम्स को कंडक्ट करते हैं और क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के ही होते हैं। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आपको गुडसेट की एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम मैं ये भी बताता जाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो गुडसेट की एग्जाम में भी आ चुके हैं या आ सकते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट 5 इयर्स के बोर्ड के एंड गुडसेट का पेपर एनालिसिस किया है। ये वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये एनालिसिस से ये मुझे पता चला कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गुडसेट की एग्जाम एंड बोर्ड की एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए। तो सबसे पहली बात जो यहाँ से हमें पता चलती है वो ये कि एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है ए। दूसरी बात जो आपको बोली है वो ये है कि लेमड़ा ए इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। तो एक चीज मुझे पता चली कि लेमड़ा ए ये भी एक वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। दूसरी चीज आपको जो बोली है वो ये कि लेमड़ा इज नॉन जीरो स्केलर, तो लेमड़ा इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर ऐसा है तो फिर मैं ये मैग्नीट्यूड ऐसे दोनों को सेपरेट दे सकता हूँ। अब ए का जो मैग्नीट्यूड है वो मुझे ए दिया है तो मैं ए पुट कर देता हूँ। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ऑप्शन में से देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आई थिंक ए इक्वल टू 1/मॉड्यूलस ऑफ लेमड़ा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज √2/3 एंड ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे मेरे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 गिवन है, और अगर ऐसा है तो मैं जानता हूँ ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मुझे लगता है यहाँ पे 3 होगा, थोड़ा सा डेटा में करेक्शन है तो ये 3 आ जाएगा, एंड ये √2/3 होगा, एंड साइन थीटा इक्वल टू 1। 3 3 कट हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। तो हमें
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी पूछा है, साइन थीटा 1/√2 π/4 एंगल पे होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2-3 बार बोर्ड की एग्जाम में भी पूछा जा चुका है एंड 2-3 बार गुडसेट की एग्जाम में भी आ चुका है, तो ध्यान से इसको आप समझिए और आपको बताया भी गया होगा इसके बारे में। आई थिंक फिजिक्स में भी ये चीज़ बहुत बार आती है। आई कैप, जे कैप एंड के कैप, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो क्या होगा। तो जब आप आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको आंसर में के कैप मिलेगा। जब आप जे कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप मिलेगा। जब आप के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप के साथ करेंगे तो आपको जे कैप मिलेगा। और अगर आप क्लॉकवाइज जाते हैं तो आंसर यही मिलेंगे लेकिन ऑपोजिट मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आपको करना है जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के आपको मिलता है आई कैप। उसके बाद प्लस जे कैप का डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे आई क्रॉस के साथ, तो के क्रॉस आई तो जे होता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया है आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो हो जाएगा माइनस जे कैप प्लस के कैप इनटू आई क्रॉस जे, तो अगेन आई क्रॉस जे अगर आप निकालेंगे तो आंसर मिलेगा के कैप। इसके बाद एक और छोटी सी प्रॉपर्टी कि ए का जब आप ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको आंसर में ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे आप आई का आई के साथ करेंगे तो आई कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आंसर में मिलेगा। और फिर आपका क्या है कि बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, तो इधर माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट वन थिंग, आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर, तो उसके मैग्नीट्यूड 1 होगा, स्क्वायर करेंगे तो भी 1 होगा, तो 1 - 1 + 1 बोले तो 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी एंड ए प्लस बी बी द यूनिट वेक्टर्स, तो यहाँ पे आपको दिया है ए बी एंड ए प्लस बी, तीनों यूनिट वेक्टर है तो सबका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और वो 1 के इक्वल होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड की एग्जाम में भी मिलेंगे, गुडसेट की एग्जाम में भी मिलेंगे। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम स्टार्ट करेंगे ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके, तो वो भी 1 होगा। और ये फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी इक्वल टू 1। ए एंड बी का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 आएगा, प्लस 2 ए डॉट बी का फॉर्मूला भी लगाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1। अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी 1 है तो यहाँ पे 2 + 2 कोस थीटा इक्वल टू 1 आएगा। सो कोस थीटा इक्वल टू 1 - 2 - 1/2 हो जाएगा। एंड थीटा जब π/3 होता है तो कोस 1/2 होता है, बट कोस नेगेटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो पाई माइनस π/3 बोले तो 2π/3 आंसर आएगा। ठीक है, और पाई माइनस π/3 तो 2π/3 होता है। अगर किसी को ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू -1/2 है, मतलब आपका आंसर π/3 π/2 π/4 में से कुछ भी नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑल ऑफ दिस थ्री एंगल्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos के साथ साथ बाकी सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी का मैग्नीट्यूड दिया है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी दिया है और हमें फाइंड करना है वेक्टर ए डॉट बी। तो वेक्टर ए डॉट बी आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 8 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 है एंड कॉस थीटा हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले cos थीटा तक पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एक डेटा है a क्रॉस बी इक्वल टू 12, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा इक्वल टू 12। a एंड b का मैग्नीट्यूड 8 एंड 3 है, साइन थीटा इक्वल टू 12, सो साइन थीटा हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 8 इंटू 3 4 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8 बोले तो साइन थीटा इज 1/2। अगर साइन थीटा 1/2 है तो cos थीटा √3/2 होगा। वैल्यू पुट करिए √3/2 तो
2 से 8 कट होके 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा एंड 12√3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत सिंपल फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले चलिए निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी सबको पता है, डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। आई जे के फिजिक्स में भी आपने निकाला होगा, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट वेक्टर इज 3 1 4 एंड सेकेंड वन इज 1 -1 1। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आई कैप के साथ 1 माइनस माइनस प्लस 4 करेंगे, माइनस जे कैप के साथ 3 -4 आएगा, प्लस के कैप के साथ -3 -1 आएगा। सो फाइनली 5 एंड -1 है तो +1 हो जाएगा एंड -4। ये होगा ए क्रॉस बी। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस बी मतलब कि 5 1 -4 का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा 25 + 1 + 16। तो ये 6 + 5 11 + 1 12, यूनिट प्लेस पे 2 और स्क्वायर रूट दो ही जगह पे आ रहा है ऑप्शन बी में। और पूरा कैलकुलेशन अगर करें तो 2 3 4 और ये √42 ही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ प्लस का साइन होगा। तो दो वेक्टर के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू cos इनवर्स n1.n2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2। इसके लिए आपको n1 एंड n2 चाहिए होगा। तो n1 आपको मिलेगा फर्स्ट प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से, तो 2 1 -2। n2 आपको मिलेगा 3 -6 -2। दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 6 -6 +4 बोले तो 4। इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालें तो √4 + 1 + 4 9 का √3। एंड दूसरे नॉर्मल का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालें तो 9 + 36 + 4 इज 49 का √7। सारी वैल्यूज अगर पुट करें तो cos इनवर्स डॉट प्रोडक्ट 4 एंड नीचे है 3 × 7। सो cos इनवर्स 4 एक ही जगह पे है ऑप्शन सी में और नीचे 21 भी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस सबको पता होना चाहिए। एक्स एक्सिस पे वाई एंड जेड 0 होता है, लेकिन अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो एक्स एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट एंड डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट 1 0 0 आप ले सकते हैं। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन आई कैप की डायरेक्शन में 1 0 0 ले सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D आपको पता होना चाहिए, r = a + λb। r का मतलब होता है x, y, z। a मतलब 1 0 0 प्लस λ × b मतलब 1 0 0। फाइनली अगर देखें तो 1 + λ, 0 0 ये एक्स वाई जेड है। कंपेयर करें दोनों साइड तो x = 1 + λ, y = 0, z = 0। वेर लैम्बडा जो है ना वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब कि एक्स एक्सिस पे x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है बट डेफिनेटली y एंड z 0 होंगे और ऐसा है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो दो प्लेन के इक्वेशन दिए हैं, हमें पूछा है कि नीचे चार में से कौन करेक्ट है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन से जाना पड़ेगा। ऑप्शन ए में चेक करता हूँ फॉर प्लेन 1, तो 2 × 0 -0 + 4 × 5/4 ये 5 हो रहा है, मतलब ये वाला प्लेन जो है ना ये इस पॉइंट से पास हो रहा है। सेकेंड प्लेन के लिए अगर चेक करें तो 5 × 0 -2.5 × 0 + 10 × 5/4 दिस इज 25/2 एंड नॉट इक्वल टू 6, मतलब कि दोनों प्लेन इस पॉइंट से पास नहीं हो रहे हैं। अब मैं बात करूं अगर ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में बोला है दोनों पैरेलल है। पैरेलल अगर है तो 2/5 -1 - -2.5 एंड 4/10 ये रेशियो इक्वल आना चाहिए।
तो देखते हैं 2/5 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2.5 मतलब 5/2 मतलब 2/5 एंड ये भी 2/5। यस, सो दोनों प्लेन्स के नॉर्मल इक्वल प्रोपोर्शन में है, मतलब कि दोनों प्लेन पैरेलल है। यही चीज आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि n1 एंड n2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, आंसर में 0 वेक्टर आएगा। चलिए नेक्स्ट, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर दिस एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो z मैक्सिमम हमें फाइंड करना है फॉर 4x प्लस 3y। पॉइंट्स है पहला 0,0, देन 25,0, देन 16,16 एंड 0,24। सबसे पहले अगर हम बात करें 0,0 के लिए, तो बहुत ही आसानी से आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका z हो जाएगा 0। सेकेंड अगर बात करें 25,0 के लिए, तो 25 फोर ज़ा 100। नेक्स्ट अगर बात करें 0,24 के लिए, तो 24 थ्री ज़ा 72। लास्ट में बचा है 4 इंटू 16 प्लस 3 इंटू 16, टोटल 7 इंटू 16 होता है 112। यस, और यही है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 112। ठीक है, चलिए तो लीनियर प्रोग्रामिंग में से इसी तरीके के बहुत सिंपल एमसीक्यूज आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन 2 बार मैं गुडसेट में भी देख चुका हूँ, ये दूसरी या तीसरी बार बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी देख रहा हूँ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमें बोला है कि कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट्स में कॉर्नर पॉइंट 0, 3, 1, 1, 3, 0 ऐसे दिए। z इज px प्लस क्यू वाई। हमें बोला है कि 3,0 द मिनिमम ऑफ z एकर्स एट 3,0 एंड 1,1। अच्छा, तो इधर थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट 3,0 एंड 1,1। तो 3,0 पे आपको z मिनिमम कितना मिलेगा? तो पी एक्स प्लस क्यू वाई जितना, जिसमें एक्स एंड वाई हमें दिए हैं 3 और 0, तो ये आएगा 3p। हमें बोला है कि 1,1 पे भी z की मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो वो भी अगर हम फाइंड करें तो p1 प्लस q1 मतलब कि p प्लस q। अब भैया जी, z मिनिमम तो क्या है कि z मिनिमम होता है, फिर चाहे वो 3,0 पे मिले या 1,1 पे मिले। तो 3p इक्वल टू p प्लस q, तो 2p इक्वल टू q। मतलब कि ऑप्शन बी अगर आप देखेंगे तो p इक्वल टू q/2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गलत बात। इनइक्वालिटी, गलत बात। कांस्टेंट, गलत बात। इज अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड। लीनियर प्रोग्रामिंग का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ना, वो एक लीनियर फंक्शन होता है, एंड वो ऐसा फंक्शन होता है जिसको ऑप्टिमाइज्ड करना होता है। ऑप्टिमाइज्ड मतलब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, तो ये बिल्कुल वैलिड बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फ्रॉम प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अगेन। हमें दिया है पी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी गिवन ए। दोनों की फॉर्मूला लगा दो, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी, और इधर होगा पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाई पी ऑफ ए। अब ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, ये तो एक ही बात होती है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम
व्हेन पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। तो देखिए भैया सैंपल स्पेस जो है ना वो तो बनेगा ऐसा, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आएंगे 36। अब बात यह है कि अगर डाइस को 2 बार थ्रो करेंगे तो टोटल 36 में से ऐसे कितने आउटकम्स होंगे जिसमें दोनों प्राइम नंबर होंगे, और वो भी इवन। इवन प्राइम नंबर तो भैया एक ही होता है पूरी दुनिया में। तो रिक्वायर्ड इवेंट, मतलब कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 1/36। फेवरेबल आउटकम ओनली एक है, टोटल आउटकम 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A box containing 100 bulbs, there are 10 defective bulbs. The probability out of a sample space of 5 bulb, none is defective. तो सबसे पहली बात कि सैंपल स्पेस जो है वो 5 बल्ब का है, तो n=5 लेंगे। हमें फाइंड करना है फॉर r=0 डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो प्रोबेबिलिटी को p को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोलेंगे। 100 में से 10 डिफेक्टिव है तो ये 10/100 मतलब कि 1/10 हो जाएगा। तो नॉन डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी 9/10 हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव, मतलब r=0 का प्रोबेबिलिटी होता है फॉर्मूला NCR P⁻r एंड Q⁻n-r। n बोले तो 5, r बोले तो 0, p is 1/10 r मतलब 0 and this is 9/10 n-r मतलब 5। 5 से 0 होता है 1, किसी का पावर 0 होता है 1, सो 9/10 5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शन, तो हमें एक रिलेशन दिया है इन विच a=b-2 हो रहा है एंड b की वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर्स है ऐसे। तो पहले तो ग्रेटर देन 6 इसमें नहीं है तो ये तो कभी ऑप्शन में आएगा नहीं। बाकी तीनों में b की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 6 है। दूसरी बात हमें देखनी है कि b में से 2 माइनस करें ना तो a आ जाना चाहिए। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 नहीं आएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 नहीं आएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। f ऑफ x इज x⁻⁴ ये फंक्शन है और इसका डोमेन n को डोमेन r है। हमें बताना है कि क्या ये 1 1 है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर ले तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। देखिए x⁻⁴ का जो ग्राफ है ना वो कुछ कुछ x² जैसा ही होता है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें कि यहाँ पे अगर आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा। और अगर किसी हॉरिजॉन्टल लाइन किसी फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो फंक्शन ऑलवेज मैनी टू वन होता है। दूसरी बात ऑन टू की, तो इसका रेंज फाइंड करना पड़ेगा। तो रेंज अगर आप देखें तो 0 to इनफाइनाइट है। कोडोमेन देखें तो वो R है। मतलब कि अभी के केस में रेंज एंड कोडोमेन दोनों डिफरेंट है। तो ये फंक्शन वन ऑन टू भी नहीं होगा। सो इट इज नॉट ऑन टू, नॉट 1 1, नॉट ऑन टू। सो नाइदर 1 1 nor on 2 is the right answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो ये तो फॉर्मूला सीधा एनसीईआरटी में एमसीक्यू में ही दिया है। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं n⁻n²। तो क्या होगा इसमें, n की वैल्यू हमारे पास दी है 2। तो आंसर इज 2⁻², मतलब कि 2⁻4 मतलब कि 16, ऑप्शन बी।
अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा। बाइनरी ऑपरेशन जो है ना वो ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू या इस ऐसे कुछ फॉर्म में होते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन जो है ना एक तरीके से क्या है कि ए क्रॉस ए टू ए का या बी का किसी का भी फंक्शन हो सकता है। अभी हमें सेट एक ही दिया है तो हम क्या करते हैं ए क्रॉस ए से ए में ही ले लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या है कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो p है तो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में टोटल p क्रॉस p मतलब कि p स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। और अब अगर आप यहां से यहां टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करेंगे तो वो होंगे p रेस टू p स्क्वायर। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ फंक्शंस पता है तो, अदरवाइज तो क्या करें कि आप सीधा ये फॉर्मूला याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई में y क्या होगा? तो साइन इनवर्स x अगर आपको याद है तो x की जगह पे आप -1 to 1 में कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन साइन इनवर्स के जो आंसर आएंगे ना वो -π/2 to π/2 में, और उसमें भी इनइक्वालिटी लेस और इक्वल का आएगा क्योंकि क्लोज ब्रैकेट होता है। मतलब कि साइन इनवर्स x के आंसर में -π/2 एंड π/2 भी आ सकता है। ये क्वेश्चन भी गुड सेट की एग्जाम में आ चुका है। चलिए आगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कोस इनवर्स के अंदर कोस 7π/6 है। अब पहले तो पता करना पड़ेगा कि कोस इनवर्स के अंदर अगर कोस एक्स है तो आप आंसर एक्स कब लिख सकते हैं? अगर एक्स की वैल्यू 0 to π में है तो। तो अब देखिए क्या 7π/6 0 to π में है तो 7π/6 का मतलब होता है पाई माइनस π/6, ना पाई प्लस π/6। तो ये पाई से बड़ा एंगल है तो सीधा इसका आंसर 7π/6 तो किसी हाल में नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है वो देखना पड़ेगा। कोस इनवर्स कोस इसको लिखेंगे पाई प्लस π/6। अब 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर ITF ले लो या 11th क्लास का थर्ड चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री ले लो, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे सीखे होंगे कि पाइप के मल्टीपल पे फंक्शन चेंज नहीं होता है तो cos π/6 ही लिखेंगे। बट पाई प्लस तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पाई होता है, पाई प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो फिर दूसरी चीज आपको देखनी पड़ेगी कि cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आप ऑलवेज पाई माइनस cos इनवर्स थीटा करते हैं। तो यही चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, और थीटा हमारे पास अभी के लिए है cos π/6। फिर तो क्या है कि आप cos इनवर्स cos को कट कर दीजिए क्योंकि अब π/6 cos इनवर्स की रेंज 0 to π में आ चुका है। तो पाई माइनस π/6 इज 5π/6। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। हमें दिया है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू 4π/5। हमें फाइंड करना है कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई। तो हम दोनों टेन इनवर्स को कोट इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा π/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस π/2 माइनस कोट इनवर्स वाई इक्वल टू 4π/5। हमें चाहिए कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई। तो ये π/2 प्लस π/2 पाई एंड इधर से आएगा -4π/5। एलसीएम लेंगे तो 5 - 4 मतलब π/5 इज द आंसर। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये बहुत ही जबरदस्त शानदार क्वेश्चन। आपको याद रखना है जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आए तो
आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इक्वल टू थीटा लेना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, cos इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा ले लूंगा। तो मेरा क्वेश्चन जो है ना वो बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब tan स्क्वायर थीटा की कोई आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, और अगर पॉसिबल है तो cos में। तो मुझे तो याद है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब cos थीटा की वैल्यू तो आपके पास यहाँ से मिल जाएगी, तो सिर्फ वैल्यू पुट करिए 1 माइनस 3/4 एंड 1 प्लस 3/4। एलसीएम आएगा 4, फिर कट भी हो जाएगा, ऊपर रहेगा 4 माइनस 3, नीचे रहेगा 4 प्लस 3, बोले तो 1/7, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3, फॉर इक्वल ऑर्डर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों के ऑर्डर इक्वल है। तो क्या लगता है आपको कि ए बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा? बिल्कुल करेक्ट है। ए बी डैश है वो ए बी नहीं होता है, ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। ए इनवर्स इंटू बी एंड बी इनवर्स इंटू ए ये सेम नहीं होता है, क्योंकि ए इनवर्स इंटू बी का इनवर्स करेंगे तो ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का इनवर्स होगा, और तब जाके ये बे इनवर्स इंटू ए के इक्वल होगा। मतलब इसका इनवर्स इसके इक्वल होता है, ये नहीं होता है। एंड ये तो सबसे पहले सिखाया जाता है कि ए बी एंड बी ए तो जिंदगी में कभी इक्वल नहीं होंगे इन केस ऑफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस। चलिए आगे बात करते हैं। मैट्रिक्स ए जो है ना इसका ऑर्डर 3x2 है। मैट्रिक्स बी एंड सी ऑफ द टाइप 2x3 है, दोनों का बी का ऑर्डर है 2x3 एंड सी का ऑर्डर भी है 2x3। हमें बोला है ए इंटू बी माइनस सी का ऑर्डर। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास ए का ऑर्डर जो है वो 3x2 है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है बी माइनस सी के साथ, तो बी का ऑर्डर 2x3 माइनस सी का ऑर्डर भी 2x3, तो सब्ट्रैक्शन तो हो जाएगा, एंड आंसर में जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी 2x3 ही होगा। अब दो मैट्रिक्स ए एंड एक्स का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दोनों नंबर सेम है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन तो होगा, तो आंसर में और एक कोई मैट्रिक्स मिलेगा वाई, लेकिन उसका ऑर्डर 3x3 होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका है, गुडसेट में भी आ चुका है, बार बार सेम या सिमिलर क्वेश्चंस ही रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया है, हमें बोला है ए एंड उसके ट्रांसपोज का सम करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब मैं थोड़ा सा स्मार्टली खेलूंगा कि इधर कोस अल्फा है, इसका ट्रांसपोज करूंगा तो भी इधर कोस अल्फा ही आएगा, और राइट में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें यहाँ पे 1 आता है। तो पूरा कैलकुलेशन करने की जगह पे मैं सिर्फ क्या करूंगा, इसी एलिमेंट को ऐड करूंगा, तो कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा को 1 के साथ कंपेयर करूंगा तो कोस अल्फा 1/2 होगा, और अल्फा जो है वो π/3 होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे के क्वेश्चंस पे बात करते हैं। A is a square matrix such that a square equal to a and I plus a cube minus 7a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन भी गुडसेट के एग्जाम में आ चुका है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, आई थिंक सेम टू सेम ही था। तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले तो a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। और अब जो हमें पूछा है i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a, यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो i क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3i² प्लस 3ia² एंड माइनस 7a। i का क्यूब आपको पता होना चाहिए, i होता है a का क्यूब
अब देखिए आई क्यूब या आई स्क्वायर सब कुछ आई के इक्वल होता है, एक बात। दूसरी चीज, ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया है तो ए क्यूब जो है ना वो ए इंटू ए स्क्वायर के इक्वल होगा। और ए स्क्वायर क्योंकि हमें यहाँ पे ए दिया है तो ए स्क्वायर की जगह पे ए रख देंगे, तो ए इंटू ए स्क्वायर होगा, अगेन ए स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब कि ए क्यूब जो है ना वो ए के इक्वल होगा 3। आई स्क्वायर है वो भी आई होगा, एंड आई इंटू ए अगर आप करेंगे तो वो भी ए के इक्वल ही होगा। और सिमिलरली यहाँ पे है 3 इंटू आई और ए स्क्वायर ए है, आई इंटू ए भी ए होता है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो एक तो है आई, बाकी आई 3a 7a होता है, और ये -7a कट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज आई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, जबरदस्त एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए जो है ना वो k रेस टू n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, वेर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अभी हमारे पास क्या है, ऑर्डर 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए होना चाहिए के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब कि ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो यहाँ पे आपके पास दो डिटर्मिनेंट्स दिए हैं। दोनों डिटर्मिनेंट्स को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि C1 एंड C2 दोनों इक्वल है। तो फिर ये दोनों डिटर्मिनेंट्स को आप इजीली ऐड कर पाएंगे। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 स्क्वायर 41 स्क्वायर, एंड इधर आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड 41 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। एडिशन कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 स्क्वायर 41 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25, मतलब 5 का स्क्वायर होता है। 7 24 25 का पेयर होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो ये 25 स्क्वायर होगा। 9 41, ओ इधर 40 है, हाँ जी। 9 40 एंड 41 का ट्रिपलेट होता है तो ये 41 स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली इस डिटर्मिनेंट में आपको C2 एंड C3 के सारे एलिमेंट्स इक्वल दिखेंगे तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा। और वैसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में आंसर 0 ही आता है। दूसरी चीज, इस दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करके अगर आप ऐड करने गए होते तो मुझे लगता है आपके 5 क्वेश्चन छूट जाते। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्या आप जानते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। अगर मैं डिटर्मिनेंट को इधर मल्टीप्लाई करूँ और ए के साथ भी, पहले ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। अब हमें पूछा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट को भी इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एंड ए इंटू ए इनवर्स का प्रोडक्ट तो आई होता है। तो बस आ चुका है हमारा आंसर, आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन अब सारे ऑप्शंस में आई तो दिख रहा है, तो मतलब हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर फाइंड करना है तो 1 इंटू 16 - 9 -3 इंटू 4 - 3 एन प्लस 3 इंटू 3 - 4। 16 - 9 7 होता है, -3 एंड -3, तो आंसर इज 1। सो फाइनली ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, मतलब 1 इंटू आई, मतलब आई आएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये दूसरी बार तो मैं देख रहा हूँ बोर्ड की एग्जाम में, और एक बार गुजसेट की एग्जाम में भी आ चुका है। सो क्या आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x जो है ना वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक बात तो यह है कि कुछ तो अलग होगा। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि एंगल जो है ना वो जब रेडियन में होगा तब इस तरीके से डेरिवेटिव होगा। तो अभी तो क्या है कि एंगल जो है ना वो डिग्री में है, तो सबसे पहले तो x डिग्री को आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करिए ताकि वो रेडियन में आ जाए। अब रेडियन में आने के बाद इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 180 हो जाएगा। लेकिन फिर क्या है कि इंटरनल जो फंक्शन है ना पाई एक्स बाई 180 उसको भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब सेक स्क्वायर एक्स डिग्री अगर पाई एक्स बाई 180 होता है तो वापस पाई एक्स बाई 180 है वो एक्स डिग्री हो जाएगा, और इसका जो डेरिवेटिव है वो पाई बाई 180 हो जाएगा। तो पाई बाई 180 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिग्री, ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए ऑप्शन 31 रोल्स थ्योरम थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है अगर आपको रोल्स थ्योरम याद नहीं है तो। वैसे जो फर्स्ट थ्री कंडीशंस है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, वो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो रोल्स थ्योरम तो वेरीफाई करेगा ही करेगा। तो सीधा हम स्टार्ट करते हैं एफ डैश सी इक्वल टू 0 से। अब हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स ऐसा है, तो पहले तो हम एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। तो ई रेस टू एक्स एज इट इज साइन एक्स का कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज एंड ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। इसमें से ई रेस टू एक्स कॉमन निकाले तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये होगा एफ डैश एक्स। तो एफ डैश सी होना चाहिए ई रेस टू सी इंटू साइन सी प्लस कोस सी इक्वल टू 0। अब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट कैन नॉट बी 0 एट ऑल। सो पीछे बचा साइन सी प्लस कोस सी, यही 0 हो सकता है। साइन सी प्लस कोस सी कब 0 होता है? जब साइन सी इक्वल टू माइनस कोस सी हो, मतलब कि जब टेन सी इक्वल टू -1 हो। अब सी की वैल्यू जब पाई बाई 4 होगा तब टेन 1 होगा, लेकिन हमें -1 चाहिए। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता है। तो सी की दो वैल्यू हो सकती है, एक तो ये वाला पाई बाई 4 या फिर ये वाला पाई बाई 4। मतलब कि अगर बात करें तो एक एंगल आंसर में ये आ सकता है या फिर आंसर में ये एंगल भी आ सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमें सिर्फ 0 टू पाई के बीच में ही पूछा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है विच इज पाई माइनस पाई बाई 4, बोले तो 3 पाई बाई 4 ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस इनवर्स साइन एक्स का डेरिवेटिव पूछा है, तो इसमें फिर कॉस इनवर्स का -1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला लगाने की गलती मत करना, क्योंकि सीधा आपको आंसर मिल सकता है। कॉस इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स एंड साइन एक्स कट हो जाता है क्योंकि एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स की रेंज में ही है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स। पाई बाई 2 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, डेरिवेटिव इज 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो पहले तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। हमें पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो हमें मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये होता है 2 पाई आर। हमें पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस एट आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे 6 रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा 12 पाई और यूनिट होगा सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज 2 times in board exam, and
3 times in good set exam। चलिए, तो इंक्रीजिंग कहाँ पे है, ये इंटरवल फाइंड करना है। फंक्शन हमें दिया है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। अब मुझे तो क्या है कि आंसर भी याद रह गया है, 0 to 2 ही आएगा। कैसे? फर्स्ट स्टेप डिफ्रेंशिएट करो, तो एक्स स्क्वायर का 2x ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एंड ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स का -1। अब इसमें से x एंड ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन निकालो तो 2 माइनस एक्स आएगा। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है कि डेरिवेटिव को जीरो के साथ इक्वेट करके x की वैल्यूज निकालो, तो x की वैल्यू मिलेगी 0 एंड x की वैल्यू मिलेगी 2। फिर इसको नंबर लाइन पे पुट करो, तो ये 0 और ये 2। फिर आप देखिए कि 2 to इनफाइनाइट में डेरिवेटिव क्या होता है, तो नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। सो फाइनली अगर आप जब x की वैल्यू 0 to 2 लेंगे तो एफ डैश एक्स आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा, मतलब कि एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सो इंटरवल 0 to 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है दिस लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। तो पॉइंट पूछा है, पॉइंट के लिए आपको सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy बाई 2/dy बाई dx इक्वल टू 4। सो dy बाई dx इक्वल टू 2/y। ऐसा करने से जो आपको मिलेगा वो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। दूसरा हमें बोला है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये टेंजेंट है, तो इसका स्लोप तो भैया m है। अब ये जो लाइन है ना, ये टेंजेंट है और उसका स्लोप 1 है, तो ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ। इसका मतलब कि ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 2। अगर y 2 है तो फिर x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 4/4 मतलब कि 1। एंड इस तरीके से आपको रिक्वायर्ड पॉइंट मिलेगा x, y 1, 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सबसे पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, एक्स क्यूब, अगर साइड एक्स है तो। अब हमें बोला है कि साइड एक्स ही बोला, यस, कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द साइड 3%। तो एक्स अगर साइड है तो उसमें जो इंक्रीज हो रहा है वो 3% ऑफ एक्स है, मतलब कि 3/100 ऑफ एक्स है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर एक 3% का साइड में इंक्रीज होगा ना, तो 9% मतलब कि 0.09 इंटू एक्स क्यूब हमारा आंसर आएगा। अब प्रोसेस भी देख लीजिए, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स जो है ना, वो डी वी बाई डी एक्स के इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली। सो डेल वी इज डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब वी हमारे पास है एक्स क्यूब, तो डी वी बाई डी एक्स आएगा 3x²। तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ 3x² एंड डेल्टा एक्स हमारे पास है 3/100 ऑफ एक्स। सो फाइनली आप देखेंगे तो 9/100 ऑफ एक्स क्यूब बोले तो 0.09 ऑफ एक्स क्यूब इन, और ये वॉल्यूम में जो अप्रोक्सीमेटली चेंज हो रहा है वो है। सो यूनिट आएगा मीटर क्यूब, ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दिया है, एफ ऑफ एक्स पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर इस साइड इंटीग्रेशन करूंगा तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एलिमिनेट हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। इस साइड में इंटीग्रेशन करूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 4 इंटू एक्स पावर 4/4 मतलब एक्स पावर 4 होगा, -3, दिस इज एक्स रेस टू -4। इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू -3 डिवाइड बाई -3 प्लस सी, मतलब कि x रेस टू 4 प्लस 1/x³ प्लस c, दिस इज f ऑफ x। हमें बोला है कि f ऑफ 2 मतलब कि 16 प्लस 1/8 प्लस c, ये 0 आएगा। तो अब सिर्फ
सी जो है वो नेगेटिव आएगा, तो ये दो तो आ नहीं सकते। बाकी का अगर आप देखें तो कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। देखो ये हमारा फंक्शन है x⁴ प्लस 1/x³, तो x⁴ प्लस 1/x³ आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में 1 जो दिख रहा है ना, उसकी जगह पे लिखना पड़ेगा sin² x प्लस cos²x। फिर डिनोमिनेटर जो है ना वो sin² एंड cos², दोनों को सेपरेट देंगे, तो इधर sin² कट हो जाएगा और इधर cos² कट हो जाएगा। तो फाइनली हमें इंटीग्रेशन करना है sec² x प्लस cosec² x का। और ये तो सीधा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x इज 10x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x इज माइनस cot x प्लस c। सो 10 माइनस cot इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब ये तो 1/क्वाड्रेटिक वाला सीधा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आप चाहें तो 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, तो हमें होल स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा। सो 9x माइनस 4x² को मैं लिखूंगा -4 कॉमन निकल लेता हूँ, x² माइनस 9/4 इंटू एक्स। होल स्क्वायर बनाने का प्रोसेस आपको पता होगा, लास्ट टर्म फाइंड करके करना होता है। मैं डायरेक्ट करता हूँ ऐसे। माइनस को अगर अंदर दे दे तो 4 टाइम्स 9/8 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 होल स्क्वायर। इसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट लगा दूं तो 4 जो बाहर दिख रहा है वो 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 dx और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9/8 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 होल स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है कुछ कुछ ऐसा बन चुका है, dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये होता है 1/2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी के इक्वल। सो 1/2 साइन इनवर्स x मतलब x माइनस 9/8 डिवाइड बाई ए मतलब 9/8 प्लस सी। So final answer is 1/2 sin inverse 8x minus 9 divided by 9 plus c। तो 1/2 कहाँ कहाँ पे है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 8x माइनस 9 इधर है, तो ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। अब इसमें क्या है कि अगर पार्शियल फ्रैक्शन से गए तो समझ लो मर गए। इसका एक सिंपल ट्रिक क्या है कि इधर जो आपको x² दिख रहा है उसमें से x² कॉमन निकालो, तो इधर x³ हो जाएगा। उसके बाद जो ब्रैकेट बना है ना उसको t ले लो, फिर डिफ्रेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा -2/x³ dx इक्वल टू dt। हमारे पास ओनली dx/x³ अवेलेबल है, तो ये -dt/2 आ जाएगा। वैल्यू अगर पुट करें तो -1/2 dt और डिनोमिनेटर में है t, सो -1/2 log mod t, और -1/2 t की वैल्यू है 1 प्लस 1/x² बोले तो x² प्लस 1/x² प्लस c। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करें तो -1/2 log की प्रॉपर्टी लगाओ, log x² प्लस 1 माइनस log x² प्लस c। -1/2 अगर अंदर दे दूं तो -1/2 log x² प्लस 1 माइनस माइनस प्लस
पावर में 2 है वो आगे आ जाएगा, 1/2 के साथ कट हो जाएगा, तो log x प्लस सी। तो पहले तो और log mod x, चलो ना भाई, ये माइनस log mod x है, ये नहीं आएगा। 1/2 log x भी नहीं आएगा। अब बीच में माइनस का साइन आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन 2 टाइम इन बोर्ड एंड 1 टाइम इन गुड सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस इज I इक्वल टू 0 to 1। टेन इनवर्स की बहुत फेमस बात ये है कि इधर 1 होना चाहिए, बाजू में 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो है मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा गलत रास्ता ले लिया है, चलिए देखते हैं बाद में। और ऊपर अगर देखेंगे तो ये 2 फैक्टर्स का डिफरेंस होना चाहिए, तो 2x-1 है, मतलब कि दिस इज 0 to 1। ये आइडेंटिटी है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस x की। अब क्या है कि हमें वो प्रॉपर्टी लगानी चाहिए, कौन सी, ये वाली। x को हम रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स से, तो क्या होगा, I इक्वल टू 0 to 1 टेन इनवर्स a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स x इंटू डी एक्स। अब अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करूं तो क्या होगा, तो इधर होगा 2i और यहाँ पे आ जाएगा 0 to 1 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, मतलब कि 0। वाओ, सो I इज 0 बिकॉज 0 का इंटीग्रेशन होता है 0। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 42। ये भी अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर एफ डैश एक्स आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो फंक्शन में अपर लिमिट रखेंगे एक्स साइन एक्स, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट रखेंगे एंड लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे। सो आंसर इज एक्स साइन एक्स, ऑप्शन बी। इसको बोलते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, न्यूटन लिबनिट्स। ये लिबनिट्स में थोड़ी सी गड़बड़ है। थ्योरम 6 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, लेकिन इस पे अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। चलिए ये तो सीधा आपको याद ही होना चाहिए, ये भी 2 बार इन बोर्ड एंड 1 टाइम इन गुड सेट। गुड सेट में 2 बार आया है, आई थिंक 2 बार आया है, तो भी मैं गलत नहीं हूँ। चलिए तो आई हमारे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगेन इसमें मैं प्रॉपर्टी लगाऊँ एक्स को ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करने वाली, तो आई होगा ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या होगा, तो आपको बताया गया है कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म को हम सेपरेट करके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स के साथ, फिर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स के साथ, और ऐसा करने के बाद हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा 2i, राइट हैंड साइड में होगा फ्रॉम ए टू बी ए प्लस बी इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
क्योंकि x एफ ऑफ एक्स एंड x एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली i इक्वल टू a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 सामने आ जाएगा और ऑप्शन ऐसा होगा जो पहले से मैंने टिक कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, -a टू a का लिमिट है तो ये 0 होता है अगर एफ ऑफ एक्स जो है ना वो ओड फंक्शन है। तो ये वाला ओड है, ये ओड है, ये भी ओड है, तो ये सब 0 हो जाएंगे। आपको सिर्फ फाइंड करना होगा -π/2 टू π/2 में 1 का इंटीग्रेशन जो कि होता है x, और लिमिट आएगा -π/2 टू π/2, और ये आता है π/2 माइनस लोअर लिमिट -π/2 बोले तो π/2 प्लस π/2, मतलब कि पाई इज द करेक्ट आंसर। ओ भैया जी, लेकिन ऐसा कोई, हाँ हाँ है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्मॉलर रीजन ऑफ द सर्कल कट बाय द लाइन। अब इसमें क्या है कि अगर इंटीग्रेशन का यूज करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा ग्राफिकली सोचते हैं। ये एक सर्कल है, ड्राइंग मेरा थोड़ा लाजवाब है, और इसका सेंटर जो है ना वो है 0,0, इसका रेडियस जो है ना वो है 2 यूनिट, और लाइन जो दी है वो यही 2 पॉइंट से पास हो रही है, मतलब कि कुछ इस तरीके से। और जिस स्मॉलर पार्ट की बात हो रही है वो जो स्मॉलर पार्ट है ना वो होगा ये वाला। तो ये एरिया फाइंड करना है। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए अगर आप 0 to 2 में इंटीग्रेट करेंगे एंड सर्कल माइनस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, फॉर रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, उसको 4 से डिवाइड कर देना है, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया मिलेगा। उसमें से आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देना है, तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल πr² और रेडियस 2 है तो 4 होगा, एंड डिवाइड बाई 4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो ये 4 कैंसल, π-2 इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एंड गुड सेट में दोनों में बार बार पूछते हैं। चलिए, एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस cos x एंड sin x, ये भी गुड सेट की एग्जाम में आ चुका है। तो sin x जो है ना वो 0 to पाई में ऐसा होता है, और cos x जो है वो -π/2 टू π/2 में ऐसा होता है। हमें पूछा है 0 to π/2 में एरिया y एक्सिस cos x एंड sin x के बीच में। तो क्या आपको इसमें दिख रहा है कि हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो y एक्सिस sin x एंड cos x के साथ में, मतलब कि ये वाला होगा। और ये एरिया निकालने का काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट ले लेंगे, और ये पॉइंट पे साइन कोस दोनों इक्वल है तो ये π/4 होगा। तो मैं क्या करूंगा, एरिया के लिए 0 to π/4 में सबसे पहले cos x को इंटीग्रेट करूंगा, उसमें से sin x को माइनस कर दूंगा, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है एंड sin x का माइनस cos x होता है। तो ये होगा sin π/4 प्लस cos π/4 एंड माइनस sin 0 प्लस cos 0। तो sin π/4 cos π/4 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, मतलब के √2, एंड sin 0 0 cos 0 1, तो -1, तो √2 -1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे, ओहो, एरिया ऑफ एलिप्स, ये तो याद रख लीजिए भाई, और पहले तो ये एलिप्स है वो याद रखो। एरिया जो है ना वो π/a/b होता है, ये 2 बार गुड सेट एंड 2-3 बार बोर्ड।
गुड सेट में 3 बार आया है तो भी ना नहीं। चलिए 48 द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में तो क्या है भाई, जितना ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा होता तो उसमें 0 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते। 2021 का जो पेपर था उसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा। अब dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स के साथ कंपेयर करें तो आपको पी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से -1/x मिलेगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है ना वो ई रेस टू इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स होता है, और ई रेस टू -1/x डी एक्स होता है माइनस लॉग एक्स, और ये होता है ई रेस टू लॉग एक्स इनवर्स। ई एन लॉग कट हो जाता है तो एक्स इनवर्स मतलब कि 1/x आपका आंसर होगा। और ये जो है ना ये 1 2 3 4 5 स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार गुड सेट में और बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। चलिए फाइनली सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इजीली वेरिएबल सेपरेट हो गए, इसको इंटीग्रेट भी कर लो तो इसका होगा log mod x, इसका होगा log mod y। सब log log है तो c बोलेगा कि मैं भी log c में ही आऊंगा, तो भाई आ जा। ये होगा log की प्रॉपर्टी से c बाई वाई, log log कट हो जाएगा, x इक्वल टू सी बाई वाई बोले तो y इंटू एक्स इक्वल टू सी। और बाय द वे दिस इज हाइपरबोला। एक बार गुड सेट की एग्जाम में पूछा था, ऐसा ही कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। ऑप्शन में सॉल्यूशन नहीं दिया था, सर्कल एलिप्स हाइपरबोला पैराबोला ऐसा दिया था, तो इस केस में हाइपरबोला आंसर आएगा। चलिए तो यहाँ पे भैया जी आपके 50 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, नो मैटर वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम और गुड सेट एग्जाम। ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस 50 क्वेश्चंस मैंने आपको हर वो सारी चीज़ें बताई जो हर एक क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट थी, फिर वो चाहे शॉर्ट ट्रिक हो या क्वेश्चन की कुछ खास बात हो या कुछ अल्टरनेट मेथड्स हो या फिर गुड सेट एंड बोर्ड की एग्जाम का कंपैरिजन हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन हमारे पास क्या है कि हमें ऑलमोस्ट 1 आवर में, क्योंकि आपके पास बच्चों के पास 1 आवर होता है, तो हमारा टारगेट भी ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि 1 आवर के आसपास वीडियो को कंप्लीट करें। हालांकि इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया। तो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पे जाके और वीडियोस देख सकते हैं। बाकी गुड सेट एंड बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए चैनल पे बने रहिए। चलिए जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।